नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 जनवरी 2021 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों का हम यहां पर विश्लेषण करेंगे और उनमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये इसके बारे में अगर हम न्यूज़ देखें तो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं और ये टॉपिक फिर से एक तरह से न्यूज़ में आया है। और महिलाओं के घरों में जो कार्य किए जाते हैं उसको आर्थिक रूप में स्वीकार करना, यानी महिलाओं के द्वारा गृह कार्य को एक आर्थिक रूप में अर्थव्यवस्था में स्वीकार करना, जिससे कि उनको सामाजिक और आर्थिक रूप में सबल किया जा सके। तो उसी संबंध में इस आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा की गई है। और अभी हाल फिलहाल में देखें तो तमिलनाडु में एक्टर कमल हसन की जो पार्टी है उसकी तरफ से इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त किए गए। अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं को एक तरह से एक मासिक सैलरी देना चाहते हैं जो भी गृह कार्य करती हैं। तो गृह कार्य को अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप में स्वीकार करने को लेकर जो चर्चा है वो दोबारा से अस्तित्व में आ गई है। तो इसी संबंध में हम देखते हैं इस आर्टिकल में कि वैश्विक स्तर पर अगर हम पश्चिमी देशों में देखें, भारत में अगर हम देखें, महिलाएं जो गृह कार्य करती हैं उसको आर्थिक रूप में स्वीकार करने को लेकर क्या एक तरह से कदम उठाए जा सकते। जैसे हमने डिस्कस किया तो कमल हसन की जो पार्टी है मक्कल निधि मायम, उसके द्वारा एक तरह से यहाँ पर कहा गया है कि अपने घोषणा पत्र में कि गृहिणियों के लिए एक वेतन का एक प्रॉमिस उन्होंने किया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो गृहिणियों को एक वेतन दिया जाएगा। तो ये घरेलू काम को एक तरह से मान्यता देने की बात है और इसको लेकर जो भी डिस्कशन है वो इसीलिए तेजी से फिर से किया जा रहा है। 2011 की अगर जनगणना को देखें तो महिलाओं में अगर आंकड़ा देखें तो 159.85 मिलियन महिलाएं हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में घरेलू काम को बताया है, यानी घरों में एक तरह से जो सामान्य गृहिणी के रूप में कार्य कर रही हैं उसको उन्होंने अपने प्रमुख कार्य के रूप में स्वीकार किया है। इसके विपरीत केवल अगर हम देखें तो 5.79 पुरुष हैं जिन्होंने मुख्य व्यवसाय के रूप में इस घरेलू कार्य को संदर्भित किया है। तो अगर हम आंकड़ा देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो एक तरह से घरेलू कार्य में यहाँ पर संलग्न है और उनके द्वारा एक तरह से इसको स्वीकार किया गया है और ये एक बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको आर्थिक रूप में स्वीकार किया जाए तो बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप में एक महत्व दिया जा सकता है। महिलाओं के द्वारा जो गृह कार्य किया जाता है उसके संदर्भ में 5 जनवरी 2021 को कीर्ति और अन्य के विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का एक जो मामला था उसमें जस्टिस एनवी रमाना ने टाइम यूज इन इंडिया 2018 की जो रिपोर्ट है उसका हवाला दिया गया। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार की तरफ से सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया और यहाँ आंकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाएं घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक रूप में औसतन एक दिन में 299 मिनट बिताती हैं, जबकि पुरुष सामान्यतः केवल 97 मिनट बिताते हैं। उसी तरह से अगर महिलाओं को देखें तो घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक रूप में जो देखभाल सेवाओं पर वो समय अपना खर्च करती हैं वो लगभग 134 मिनट औसत है। तो उस अनुसार अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जो उनके पूरे दिन का जो समय है वो कहीं ना कहीं घर के कार्य में जाता है। न्यायमूर्ति रमन्ना की तरफ से अपने निर्णय में यह भी कहा गया कि जो भी विभिन्न कार्य घरेलू कार्यों की श्रेणी में आते हैं उनको सूचीबद्ध करने की बात उन्होंने कही। ब्रिटिश अर्थशास्त्री की तरफ से भी अपील थी कि जो महिलाओं का कार्य है उसको एक तरह से आर्थिक रूप में अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए और राष्ट्रीय आय का उसको हिस्सा माना जाए। 2009 की अगर हम एक केस स्टडी देखें, एक केस स्टडी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि महिलाओं के जो अवैतनिक कार्य हैं उनका आर्थिक योगदान अगर हम एक मौद्रिक रूप में देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 612.8 अरब डॉलर के आसपास है। तो आप ध्यान दें तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो घरेलू कार्य के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ सकती है, जो अभी जोड़ा नहीं जाता है। तो महिलाओं का योगदान अर्थव्यवस्था में अगर शामिल किया जाए तो इतने बड़े रूप में उसको हम एक तरह से डाल सकते हैं। एक और अगर हम केस देखें तो अरुण कुमार अग्रवाल बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी 2010 का जो केस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से अपना जो निर्णय दिया है कि गृहिणियां हैं वो अमूल्य योगदान एक तरह से करती हैं अगर हम किसी भी परिवार या समाज की बात करें, और धन के मामले में इनकी गणना नहीं की जाती है। इसी केस के संबंध में अगर हम देखें तो केस में न्यायमूर्ति ए के गांगुली ने यह कहा कि जनगणना 2001 का अगर हम आंकड़ा देखें जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं संसद के अधिनियम के माध्यम से होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो जनगणना है वो एक तरह से केंद्र सरकार कंडक्ट कराती है गृह मंत्रालय के माध्यम से, तो संसद के अधिनियम के तहत किया जाता है। तो जो भी इस तरह के घरेलू कार्य किए जाते हैं उनको गैर श्रमिक यानी उन्हें वर्कर कार्य करने की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और इसी श्रेणी में आप ध्यान रखें कि जनगणना में भिखारियों को, वैश्याओं को और कैदियों को रखा जाता है। तो ये जो समानता रखी गई है काफी गलत है। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि जो एक तरह से गैर श्रमिक श्रेणी में महिलाओं के घरेलू कार्य को शामिल किया जा रहा है ये
कहीं ना कहीं ये गलत है, तो इसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करने की भविष्य में आवश्यकता है। तो उनका जो भी श्रम है, जो घरेलू कार्य में खर्च होता है, उसको मौद्रिक रूप में स्वीकार करने की एक बहुत आवश्यकता है और भविष्य में जल्द इसके बारे में कुछ विचार किया जाएगा। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 1851 तक किसी भी देश में किसी भी प्रकार की कमाई में पत्नी के अधिकार को मान्यता नहीं थी। गृहिणी घर में काम करती हो या बाहर काम करती हो, उसका जो पति है वो ही उसकी मजदूरी, सैलरी या जो वेतन का पार्ट है उसको संग्रह करने का अधिकार मिला हुआ था। अगर हम 1851 तक की बात करें, आगे चलकर स्थितियां थोड़ी सी एक तरह से बदली। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं एक तरह से इतिहास में, तो 7वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इस्लामिक कानूनों में एक तरह से बच्चों के पालन के लिए पति द्वारा पत्नी को आर्थिक सहायता का अधिकार था और पत्नी द्वारा पति की आय का कुछ भाग बिना पति की अनुमति के उपयोग करने की व्यवस्था थी। तो इस्लामिक कानूनों में एक तरह से ये जो अधिकार है ये दिखाता है कि महिलाओं का जो गृह कार्य है उसको मौद्रिक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और भविष्य में इस तरह के कुछ प्रयास हुए भी हैं। जैसे 19वीं शताब्दी के अगर मध्य में देखें तो कुछ अमेरिका में जो राज्य हैं उन्होंने विवाहित महिलाओं की संपत्ति अधिनियम को लागू करके वैवाहिक स्थिति के सामान्य कानून में सुधार करने शुरू किए। तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनको संपत्ति का जो अधिकार है उसको लेकर अमेरिका के कुछ राज्यों में 19वीं शताब्दी के मध्य में एक तरह से प्रयास शुरू हुए और कुछ कानूनों ने पत्नियों की वास्तविक संपत्ति को उनके पति के ऋण से मुक्त कर दिया। इस व्यवस्था के माध्यम से यह कहा गया कि पति का जो भी ऋण है वो पूरा करने के लिए एक तरह से महिलाएं अधिकृत नहीं है, तो उनको एक तरह से यहाँ से अलग किया गया। तो महिलाओं की जो भी संपत्ति है उसको पति के ऋण के साथ में अलग करके रखा गया। कुछ इस तरह के कानून अमेरिका के राज्यों में आए, तो ये महिलाओं को एक तरह से आर्थिक रूप में सशक्त करने की एक शुरुआत थी। अगर हम 1850 तक के आंकड़े देखें, 1850 की स्थिति अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर खासतौर पर अमेरिका में अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से कमाई या अर्निंग करने का, यानी जो भी आप आय कर रहे हैं उसके संबंध में कानून धीरे धीरे प्रारंभ हुए और पत्नियों को, महिलाओं को एक तरह से अधिकार दिए गए कि वो अलग से या व्यक्तिगत रूप से जो भी वो कमाई करती हैं वो संपत्ति के अधिकार के रूप में उनको मिल पाएगा। अगर हम अमेरिकी गृह युद्ध के बाद देखें 1861 से अगर हम 65 के समय में देखें जहां पर अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो अमेरिकी गृह युद्ध के बाद एक तरह से जो भी अर्थव्यवस्था अमेरिका में बनी वहां पर जनगणना में घरेलू कार्यों को अनुत्पादक, यानी वो एक तरह से उत्पादन के रूप में उनको नहीं माना गया कि वो अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं अमेरिका से शुरुआत हुई और अन्य देशों में भी स्वीकार किया गया कि घरेलू कार्य एक तरह से अनुत्पादक रूप में है, वो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक रूप में योगदान नहीं करता है। इसी के साथ साथ जो भी कार्य क्षेत्र है उनको दो भागों में बांटा गया, यानी घर के बाहर और घर के अंदर। तो घर के अंदर के कार्य को अनुत्पादक मान लिया गया, बाहर काम करने वाले जो पुरुष हैं उन्हें पारिवारिक संपत्ति का एक तरह से उत्तराधिकारी मान लिया गया। तो ये स्थिति एक तरह से धीरे धीरे बन रही थी जहां पर महिलाओं के कार्यों को स्वीकारोक्ति नहीं मिल रही थी। 1851 में अगर हम देखें तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स में वॉरचेस्टर कन्वेंशन एक तरह से स्वीकार किया गया और यहाँ पर यह माना गया कि घर की अर्थव्यवस्था आमतौर पर परिवार के धन का उतना ही स्रोत है जितना कि श्रम और उद्यम मनुष्य का। इसीलिए पत्नी के जीवन तथा पति की मृत्यु के बाद भी संयुक्त संपत्ति का अधिकार उनको होगा। तो ये एक तरह से वॉरचेस्टर कन्वेंशन के माध्यम से 1851 में अमेरिका में एक तरह से स्वीकार किया गया। तो ये महिलाओं के अधिकार के लिए एक शुरुआती हिस्सा आप एक तरह से कह सकते हैं। आगे चलकर वैवाहिक संपत्ति में पत्नियों के समान अधिकारों को एक तरह से मान्यता दी गई और तीसरी राष्ट्रीय महिला मुक्ति सम्मेलन जो इंग्लैंड में 1972 में आयोजित किया गया, वहां पर पहली बार घरेलू काम को मजदूरी के भुगतान की स्पष्ट रूप से मांग के रूप में माना गया। तो पहली बार 1972 में आप देखें तो घरेलू कार्य को एक तरह से मजदूरी के भुगतान के साथ में जोड़ा गया और ये जो सम्मेलन तीसरा राष्ट्रीय महिला मुक्ति सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था 1972 में, वहां पर किया गया। भारत में अगर हम देखें तो विवाहित महिलाओं के संयुक्त संपत्ति अधिकार के संबंध में जो बहस है वो लगातार होती रही है और खासतौर पर देखें तो अभी तक संयुक्त वैवाहिक संपत्ति संबंधी कोई कानून नहीं है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रारंभिक रूप में 1994 में वीणा वर्मा के द्वारा द मैरिड वुमेन अधिकारों का संरक्षण एक विधेयक लाया गया और ये एक निजी सदस्य बिल था जिसके माध्यम से जो विवाहित महिलाएं हैं उनको संपत्ति में एक तरह से अधिकार देने की जो बात है वो की जा रही थी। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि विवाहित महिला अपने विवाह की तिथि से अपने पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाने की हकदार होगी और संपत्ति बिक्री, उपहार, बंधक या किसी अन्य तरीके से संपत्ति में उसके हिस्से का निपटान करने का भी एक तरह से उसे अधिकार होगा। यानी अपने हिस्से की जो संपत्ति है वो उसको बेचकर या उसके आधार पर ऋण लेना या किसी भी तरह से उसका उपयोग करने का अधिकार उसको मिलेगा।
2010 में अगर हम देखें तो नेशनल हाउसवाइफ्स एसोसिएशन ने अपने आप को एक ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि नेशनल हाउसवाइफ्स जो एसोसिएशन है, इसने अपने आप को घरेलू कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं उनके एक तरह से श्रम संगठन प्रतिनिधि के रूप में बताया। लेकिन आप ध्यान रखें, घरेलू जो कार्य होता है उसको किसी तरह का व्यापार या उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो जब तक आप कोई उद्योग और व्यापार का दर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, उस कार्य से संबंधित किसी तरह का श्रम संगठन नहीं बनाया जा सकता है। तो 2010 में इस प्रस्ताव को एक तरह से रद्द कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि महिलाओं का जो गृह कार्य है वो अभी किसी तरह के व्यापार या उद्योग के रूप में उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। यूपीए सरकार ने 2012 में पत्नियों को मासिक वेतन देने के लिए पति को अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये बड़े पैमाने पर सपोर्ट नहीं मिल पाया और आगे चलकर ये एक तरह से पारित नहीं हुआ। लेकिन ये शुरुआत एक तरह से 2012 में यूपीए सरकार के समय किया गया था। मासिक भुगतान के रूप में जब वेतन की हम बात करते हैं तो ये एक समस्या की स्थिति है, क्योंकि जब आप वेतन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नियोक्ता और कर्मचारी, यानी जिसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है और जो कार्य कर रहा है, उसके बीच के संबंध को दिखाता है। जब हम वेतन की बात करते हैं घरेलू कार्य के लिए तो कहीं ना कहीं पत्नियां एक तरह से मालिक और सेवक के रिश्ते में बन जाएंगी और ये उनकी गरिमा के एक तरह से विरुद्ध है। क्योंकि जब आप वेतन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति रोजगार दे रहा है और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए वहां पर रोजगार कर रहा है, तो इनके बीच का जो संबंध है कि आपने कार्य किया उसके बदले आपको वेतन दिया गया, तो अगर ये संबंध घर में एक तरह से लाया जाएगा तो ये पति पत्नी के जो संबंध है उनको कहीं ना कहीं एक निचले स्तर पर ले जाएगा। तो मासिक भुगतान की जो बात की जा रही है घरेलू कार्य के लिए, इसके साथ अगर एक वेतन जोड़ने का हम बात करते हैं कि मासिक रूप में दिया जाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जो पति पत्नी का एक तरह से एक संबंध है उसको लेकर स्थितियों को काफी नाजुक स्थिति में ले जा सकता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विवाह जैसी एक जो संस्था है उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 1991 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समिति है उसने महिलाओं के असमान घरेलू गतिविधियों और जीडीपी में उनकी जो मान्यता है उसके मापन और मात्रा निर्धारण की सिफारिश की थी, जिससे कि महिलाओं के जो वास्तविक आर्थिक योगदान है अर्थव्यवस्था में उस पर प्रकाश डाला जा सके। वैवाहिक जो संपत्ति कानून है महिलाओं को अपना हिस्सा देते हैं, लेकिन ये स्थिति कब आती है? जब एक तरह से वैवाहिक बंधन समाप्त हो जाता है। तो इस स्थिति को कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। विवाह की स्थिति में भी जो भी एक तरह से संपत्ति का भाग है उसमें महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। परिवार के लिए जो कार्य महिलाएं करती हैं उन्हें विवाह की निरंतरता के दौरान पुरुषों के काम के साथ समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति अब ये कहती है कि कहीं ना कहीं परिवार के लिए जो कार्य महिलाएं करती हैं उन्हें विवाह की निरंतरता के दौरान पुरुषों के काम के साथ समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए और उसका जो मौद्रिक रूप है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अस्तित्व में लाया जाना चाहिए। अगर महिलाएं थोड़ा मुखर होकर कार्य करेंगी और अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगी तो विवाह पूर्व समझौते हो सकते हैं, जिसके आधार पर पति की जो कमाई और जो संपत्तियां हैं उसमें पत्नियों के अधिकार को भी एक तरह से जोड़ा जा सकेगा। तो विवाह पूर्व अगर इस तरह का समझौता होगा तो कहीं ना कहीं विवाह की संस्था भी एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ेगी और महिलाओं का घरेलू कार्य के रूप में अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसको भी कहीं ना कहीं मौद्रिक रूप एक तरह से मिल सकता है। हमारी इसी चर्चा के आधार पर एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखिएगा, महिलाओं के गृह कार्यों को आर्थिक रूप में स्वीकार करना महिला सशक्तिकरण का अगला चरण है। चर्चा करें। देखिए, सशक्तिकरण एक तरह से यह है कि जब आर्थिक रूप में हम महिलाओं को घरेलू कार्य के लिए कुछ योगदान देंगे तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक और सामाजिक रूप में मजबूती मिलेगी और वो उनकी एक तरह से सशक्तिकरण के लिए उनको मजबूत करेगा। इसी के साथ साथ विवाहित जो महिलाएं हैं अगर उनको अधिकार मिलेंगे तो वो भी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विवाह टूटने के बाद संपत्ति में जो अधिकार मिलता है वो कानूनी रूप में है, लेकिन विवाहित रहते हुए जो अधिकार हैं उसको एक तरह से देने की जरूरत है। तो ये स्थितियां अगर गृह कार्य को आर्थिक रूप में मान्यता मिलती है तो अन्य रूप में भी महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा। तो इस आधार पर अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं, ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। यहां पर अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 यानी एक तरह से विद्युत के संबंध में उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उसके संबंध में कुछ कानून है या कुछ नियम है उनको भारत सरकार ने 2020 में एक तरह से जारी किया है। अब इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो बिजली वितरण है उसको उपभोक्ता के लिए एक तरह से मजबूत करने की स्थिति है। यानी अगर बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ता को 24/7 यानी लगातार विद्युत सप्लाई नहीं दे पाती हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ कंपनसेशन या मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियां भविष्य में कैसे बनेंगी कि बिजली वितरण को उपभोक्ता के लिए लाभकारी हम बना पाएं, इस आर्टिकल के माध्यम से यही प्रमुख रूप से चर्चा की गई है।
विद्युतीकरण उपभोक्ता के अधिकार नियम 2020 को सार्वभौमिक विद्युतीकरण की घोषणा के लगभग 2 साल बाद दिसंबर में घोषित किया गया था। सार्वभौमिक विद्युतीकरण का मतलब है सभी को विद्युत सप्लाई उपलब्ध करा पाना। ये 2018 में घोषणा की गई थी। इसके 2 वर्ष के बाद 2020 में उपभोक्ताओं के जो अधिकार है विद्युतीकरण के संबंध में, वो यहाँ पर एक तरह से दिए गए हैं। उपभोक्ता केंद्रित नियमों को लागू करने से सार्वजनिक बहस छिड़ जाती है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को सामने लाती है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि सेवाएं उपभोक्ता के लिए होंगी तो उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना ये सबसे प्रमुख एक तरह से हिस्सा होता है। तो विद्युत आपूर्ति में उपभोक्ता को एक तरह से केंद्र में ला दिया गया है, ये जो सरकार के द्वारा 2020 में नए नियम लाए गए हैं। इसी एक तरह से प्रकाश में अगर हम देखें तो नए नियम शहर ग्रामीण का जो वितरण है उसको अंतर अब नहीं करते हैं, यानी शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली सप्लाई होगी उसमें किसी तरह का अंतर नहीं है, कोई प्राथमिकता देने वाली बात नहीं है। तो ये स्थिति इस नए नियम से समाप्त कर दी गई है। विशेष रूप से नए कनेक्शन लेने की बात करें, पैमाइश करने यानी जो भी एक तरह से बिजली का बिल आ रहा है उसकी मीटर के माध्यम से जानकारी लेना, बिलिंग का जो प्रोसेस है और बिजली वितरण कंपनियों के जो प्रदर्शन मापदंड है उनके लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मानकों पर जोर देते हैं। यहाँ बेसिकली शहर और ग्रामीण का अंतर समाप्त कर दिया गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, जो मानक होंगे वो शहरी क्षेत्र में भी हैं, तो समान कर दिया गया है। यानी जो कनेक्शन देने का प्रोसेस है, मीटर लगाने की प्रक्रिया है, बिलिंग की प्रक्रिया है, इन सबको मजबूत रूप में लाया गया है, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम मानक बना दिए जाएं जिनको बिजली वितरण कंपनियों को देना आवश्यक होगा। जैसे अगर हम मीटर के संबंध में देखें कि अगर कोई मीटर को लेकर कंप्लेन है तो कितने न्यूनतम समय में उसको दूर किया जाए, इसको लेकर एक तरह से नियम बनाया जा रहा है। तो ये स्थितियां उपभोक्ताओं को बिजली की जो आपूर्ति है उसकी न्यूनतम सेवाओं की राष्ट्रीय स्तर पर गारंटी देती है। तो इस नियम का बेसिकली उद्देश्य यही है। नए नियम लाए गए उसमें प्रमुख रूप से देखें तो क्षतिपूर्ति करना, यानी अगर 24/7 और अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है उपभोक्ता को तो उसके लिए उसको मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने की एक स्वचालित प्रक्रिया इस नियम में बनाई गई है। तो वो जो प्रक्रिया है वो कितने आसानी से और कितने सही तरीके से लागू होगी, ये एक पहला यहाँ पर सवाल है। और दूसरा अगर हम देखें कि जो आपूर्ति की गुणवत्ता है वो कितनी बेहतर हो पाएगी इन नियमों के माध्यम से, ये देखने की जरूरत है। यानी अगर ये नियम बनाए गए हैं तो आपूर्ति बिजली की जो की जा रही है उसकी जो गुणवत्ता है वो कितनी बेहतर हो पाएगी, इसके बारे में भी एक तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हैं जो नए नियम के माध्यम से भविष्य में कहीं ना कहीं इनके बारे में आशंकाएं उत्पन्न होंगी। सरकार के द्वारा जो नए नियम 2020 में लाए गए इसकी सीमाएं क्या हैं? तो जब हम बात करते हैं कि बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, तो प्रमुख रूप से एक तरह से इसकी जिम्मेदारी किस पर है? राज्यों पर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी बिजली वितरण करने वाली कंपनियों पर इसकी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ऐसे नियम नहीं है। विभिन्न राज्यों के जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, यानी एक मानक बना दिया गया कि किस तरह से बिजली आपूर्ति अधिकतम गुणवत्ता में करनी है, तो इस तरह के नियम राज्यों में पहले से ही मौजूद हैं। तो नए नियमों की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? क्योंकि इस तरह के नियम लगभग 2 दशक से उपस्थित है, तो आवश्यकता यह है कि जवाबदेही यानी एक तरह से अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। तो उसकी कमी के कारण जो भी मानक है वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बिजली की सही रूप में गुणवत्ता के रूप में उपभोक्ता को उपलब्ध कराना, इसके बारे में गारंटी कौन लेगा या कौन इसका उत्तरदायित्व तो निर्धारित करेगा? तो किसी व्यक्ति को जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, किसी संस्था को अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, इसको लागू कर पाना आसान नहीं है। तो समस्या ये है कि नए नियम लाकर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। जो नियम है उनको सही रूप में लागू होना चाहिए। तो सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सुचारू रूप में लागू हो पाए, तभी उपभोक्ताओं को इसके लाभ मिल पाएंगे। पिछले प्रयासों को अगर हम देखें, जैसे नेशनल टैरिफ पॉलिसी की बात करें या हम बात करें प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन या अलग अलग जो समितियां हैं जो विद्युत आपूर्ति के बारे में सुझाव देती रही हैं, इन सभी जगह समस्या ये रही है कि बिजली आपूर्ति को लेकर जो भी उत्तरदायित्व तो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है वो कहाँ फिक्स की जाए, किसको इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार ठहराया जाए। ये प्रक्रिया इन नियमों के माध्यम से भी बहुत मजबूती से इनको आगे नहीं बढ़ाया गया, तो इनको एक तरह से आगे कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में जो नए नियम 2020 के लाए गए हैं उसमें राउंड द क्लॉक यानी 24/7 बिजली की जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने की बात है, लेकिन वर्तमान में राज्यों में जो बिजली आपूर्ति के नियम है उसमें ये व्यवस्था नहीं है। तो राउंड द क्लॉक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना इस नए नियम में एक प्रमुख व्यवस्था रखी गई है। अब ये आप कब सुनिश्चित कर सकते हैं? ये आप तभी सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर बिजली आपूर्ति नहीं हुई है तो इसके बारे में जो शिकायत है वो तुरंत बिजली विभाग तक पहुंचे और उस पर कार्रवाई की जाए।
तभी आप कर सकते हैं। तो जो बिजली की आपूर्ति है उसकी एक तरह से जो निगरानी है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी आप उपभोक्ता की जो आपूर्ति बिजली की है उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति में कोई समस्या है और उस समस्या को वो जल्दी उसका निवारण कर सकता है, तभी हम बिजली आपूर्ति को लगातार गुणवत्ता के साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निगरानी करने की प्रक्रिया, इसको कहीं ना कहीं मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर हम 11 किलोवाट के जो फीडर जो बिजली आपूर्ति करते हैं उनको अगर हम देखें तो वहां पर ही निगरानी बहुत पर्याप्त नहीं है। तो उपभोक्ताओं के पास जो आगे बिजली आपूर्ति जाती है उसकी आप निगरानी कैसे करेंगे? तो जो एक तरह से मध्यम तंत्र है जहां से बिजली आपूर्ति अंतिम रूप में उपभोक्ता तक जाती है उसकी निगरानी बहुत जरूरत है। तो इस तरह की निगरानी का तंत्र हमें बनाने की आवश्यकता है। बिजली आपूर्ति अगर 24/7 उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो इसके बदले मुआवजा या एक तरह से कंपनसेशन दिया जाएगा। इसको आप पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यों में बिजली 20 घंटे के लिए उपलब्ध है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 24/7 बिजली का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ पा रहा है, वहां पर 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति की जा रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि बिजली जो आपूर्ति हो रही है वो 24/7 पहले सुनिश्चित की जाए, उसके बाद अगर वो नहीं हो पाता है तो उसके लिए उपभोक्ता को मुआवजा दिया जाए। तो पहले तो हमें बिजली की आपूर्ति 24/7 खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जहां केवल 20 घंटे अभी है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी हम मुआवजे की स्थिति में एक तरह से आ सकते हैं। ऊपर के डिस्कशन में एक बात बहुत साफ है कि उत्तरदायित्व तो कहीं ना कहीं हमें लागू करने की जरूरत है, तभी हम गुणवत्तापरक बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं की जो संतुष्टता है उसको कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। नए जो नियम आए हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि राज्यों में अभी जो नियम मौजूद हैं बिजली आपूर्ति को लेकर वो काफ़ी प्रगतिशील हैं, लेकिन उनको एक तरह से कमज़ोर कर रहे हैं। तो नए नियमों को माना जा रहा है कि ये राज्यों में जो अभी नियम है उन नियमों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की एक प्रक्रिया को ये दिखाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल देखें तो जो नया नियम आया उसके अनुसार ये कहा गया है कि शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कोई भी अगर मीटर जिसमें किसी तरह की समस्या है उसकी टेस्टिंग करके उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसी तुलना में देखें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में 2004, 2007 और 2012 में क्रमशः एक तरह से नियम लाए गए और यहाँ पर जो शिकायत है मीटर के संबंध में अगर कोई समस्या है तो उसको 7 दिन के भीतर दूर किया जाता है। तो पहले से ही राज्यों में प्रावधान 7 दिन का है। जो नया नियम है वो कितने दिन के ला दिया गया है? 30 दिन। तो 30 दिन काफ़ी लंबा समय, 1 महीने का समय हो जाता है। तो 1 महीने तक अगर मीटर खराब रहेगा तो बिजली की आपूर्ति 24/7 आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो कुछ ऐसे नए नियम भी बने हुए हैं जो पुराने बने सही नियमों को एक तरह से कमजोर कर रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि राज्यों में जहां अच्छे नियम है उनको लागू किया जाए और नए नियमों में जो समस्या है उनको भी दूर किया जाए। नई जो व्यवस्था लाई गई है उसमें जो शिकायत का तंत्र है, यानी अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बॉडी है उसका जो अध्यक्ष है वो कंपनी का वरिष्ठ कोई अधिकारी होगा या वरिष्ठ व्यक्ति होगा। जैसे कंपनी ए मान लीजिए किसी शहर में बिजली आपूर्ति करती है, तो बिजली आपूर्ति के संबंध में समस्याओं के लिए जो एक तरह से शिकायत तंत्र बनाया जाएगा उसका अध्यक्ष कंपनी का कोई वरिष्ठ व्यक्ति होगा। तो कहीं ना कहीं जब कंपनी का व्यक्ति शिकायत दूर करने के तंत्र का अध्यक्ष होगा तो वो कंपनी के लिए बायस्ड हो सकता है या कंपनी के पक्ष में निर्णय ले सकता है। इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं का जो पक्ष है वो कमजोर होता है। तो ये जो नई व्यवस्था लाई गई है इसे हमें एक तरह से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसके पहले राज्यों में जो व्यवस्थाएं हैं सामान्य तौर पर वहां पर स्वतंत्र व्यक्ति इस तरह के तंत्र में रहता है। तो जब भी शिकायत का निवारण करने का तंत्र में कोई स्वतंत्र व्यक्ति रहता है उसके सही रूप में लागू होने की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये जो नए नियम में कंपनी के वरिष्ठ व्यक्ति को शिकायत तंत्र का अध्यक्ष बनाया गया है ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कमी यहाँ पर नए नियमों में दिख रही है। नए नियमों में अगर हम देखें तो रूफटॉप जो सोलर सिस्टम है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की मंशा है, लेकिन नए नियम में इसके बारे में बहुत अच्छे से कुछ बातें नहीं कही गई हैं, यानी इनके संबंध में व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं। अगर एक उदाहरण आप देखें कि अगर 10 किलोवाट से कम का रूफटॉप सोलर सिस्टम है तो इसके मीटर की गारंटी देते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि 10 किलोवाट से ऊपर वाले भी इसका लाभ पाएंगे। तो जब आपने 10 किलोवाट की लिमिट बना दी तो 10 किलोवाट या इससे नीचे के जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है वही एक तरह से आगे बढ़ेंगे, वही एक तरह से लगाए जाएंगे, जबकि 10 किलोवाट से ज़्यादा के जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है वो बड़े पैमाने पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनके मीटर के बारे में कोई व्यवस्था आपने नए कानून में नहीं की है। अगर आप 15 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसके मीटर को लेकर विवाद होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई स्थिति नहीं है। अगर आप मीटर लगवा लेते हैं तो आगे चलकर इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया में वो फंस सकता है।
इससे रूफटॉप सोलर सिस्टम का जो पूरा तंत्र है उसमें जो निवेश आ सकता है उसको एक हानिकारक कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। तो ये निवेश लगातार बना रहे तो रूफटॉप सोलर सिस्टम में अलग अलग तरीके के जो भी सिस्टम है उनको एक तरह से इस नए नियम में जगह दी जानी चाहिए कि आसानी से उनको मीटर या अन्य तरह की व्यवस्थाएं दी जाएं। क्योंकि ध्यान रखें, जब हम रूफटॉप सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, लागत प्रभावी है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती है, और मध्यम और बड़े उपभोक्ता वो सभी एक तरह से इसको लगा सकते हैं। तो अगर ये प्रक्रिया थोड़ी सी कमज़ोर होगी, मीटर लगाने की प्रक्रिया अच्छी नहीं रहेगी, तो रूफटॉप सोलर सिस्टम में मध्यम और जो बड़े उपभोक्ता हैं वो उसको लगाने के लिए क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे। तो ये सौर ऊर्जा के लिए एक तरह से कमज़ोर स्थिति होगी। भारत कहीं ना कहीं सतत विकास में जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत की तरफ से पेरिस समझौते में जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सौर ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। तो इन नए नियमों में जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है उनको लेकर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब उत्तरदायित्व के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो पहला अगर हम देखें तो राज्य विद्युत नियामक जो आयोग है वो बिजली वितरण कंपनियों को अधिक निगमित करें। यानी जो कंपनियां बिजली का वितरण राज्यों में कर रही हैं उनको जो भी रेगुलेशन या जो भी नियम बने हैं उनके अनुसार उनको निगमित किया जाए। दूसरा, उपभोक्ता के शिकायत की प्रक्रिया में मदद दी जाए। यानी अगर बिजली आपूर्ति को लेकर कोई समस्या है तो जो शिकायत है उपभोक्ता की बहुत आसानी से जो भी तंत्र है वहां तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए चाहे जागरूकता अभियान चलाया जाए या अन्य तरीके से कैंपेन की जाए कि लोग बिजली आपूर्ति की समस्याओं को तुरंत बताएं, जिससे कि बिजली आपूर्ति की जो समस्या है उनको जल्दी से निवारण किया जा सके। मीटर लगने की जो सूचना है वो वेब पोर्टल पर रहनी चाहिए, और कंपनी अगर इस तरह की सूचना वेब पोर्टल पर देती है तो जहां मीटर नहीं है या मीटर खराब है, इस तरह की व्यवस्थाएं भी कंपनी को बनानी चाहिए कि सूचनाएं वो आसानी से ऑनलाइन माध्यम से उपभोक्ता से प्राप्त कर सके। तो ऐसा अगर तंत्र होगा तो मीटर संबंधी जो समस्याएं जो बिजली वितरण में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर हम उपभोक्ता के अधिकारों को बताएंगे और उसको मजबूत करेंगे तो मुआवजा की जो प्रक्रिया वो भी एक तरह से मजबूत होगी। यानी अगर बिजली आपूर्ति समय से और उचित गुणवत्ता की नहीं होगी तो वो मुआवजे के लिए आसानी से अपील करेगा, लेकिन इसके लिए उपभोक्ता को कहीं ना कहीं मजबूत करने की आवश्यकता है। तो पूरे डिस्कशन में अगर हम देखें तो मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि जो भी सरकार नियम बना रही है या पहले से जो नियम उपस्थित है उसमें सबसे महत्व की बात है उत्तरदायित्व। इसको निर्धारित करके हम उपभोक्ता केंद्रित जो बिजली आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करना चाहती है उसके लिए एक अपना कदम बढ़ा सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, और ये युगांडा में एक तरह से जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और वहाँ पर लंबे समय से शासन में सत्ता में रहे योवेरी मुसेवेनी वो दोबारा एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। और माना जा रहा है कि वहाँ पर जो भी चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें धांधली हुई है। उसको लेकर जो भी पश्चिमी वहाँ पर ऑब्जर्वर गए थे या अन्य तरह के जो विदेशी संस्थाएं वहाँ पर ऑब्जर्व कर रही थी चुनाव को, उनको माना जा रहा है इन ऑब्जर्वर के द्वारा इस तरह की बातें कही गई हैं कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तो इसी संबंध में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसे आप जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, युगांडा में मुसेवेनी को अगर हम देखें तो 1986 से लगातार सत्ता में है। 1986 से पहले अगर हम देखें तो युगांडा में कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत स्थिर नहीं थी। वहाँ पर जो भी एक तरह से सरकार थी उनको लेकर आपस में संघर्ष चल रहे थे। तो जो गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी उसको कहीं ना कहीं मुसेवेनी के द्वारा 86 में समाप्त किया गया और उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया। 1986 से लगातार एक तरह से सत्ता में हुए हैं। 1995 में युगांडा का अपना नया संविधान आया और उसके बाद से जो चुनाव हुए लगातार चुनाव में योवेरी मुसेवेनी एक तरह से जीतते रहे हैं और उन्होंने फिर से 5 साल के लिए अपना एक कार्यकाल यहाँ पर जीता है। इन चुनाव में अगर हम देखें तो मुसेवेनी को 59% वोट मिले हैं, जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी हैं एक फेमस वहाँ पर पॉप सिंगर हैं बॉबी वाइन, उनको लगभग 34% यहाँ पर मत मिले हैं। लेकिन उनको नज़रबंद करके रखा गया है क्योंकि जो युगांडा में पूरे चुनाव की प्रक्रिया है, अगर चुनाव की प्रक्रिया में कोई धांधली किसी व्यक्ति को लगता है कि हुआ है तो चुनाव होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे इसको साबित करने के लिए जो भी सबूत या अन्य तरह की प्रक्रिया है वो पूरा करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि बॉबी वाइन जो विरोधी उम्मीदवार हैं उनको नज़रबंद करके रखा गया है। तो 15 दिन की ये समय सीमा अगर समाप्त हो गई तो किसी भी तरह की जो चुनाव में अनियमितता युगांडा में हुई है उसके बारे में अपील नहीं की जा सकती है। तो इसी को लेकर पश्चिमी देशों के द्वारा युगांडा की सरकार का वर्तमान में विरोध किया जा रहा है।
युगांडा अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक वहां पर संघर्ष चलता रहा कि किस तरह से सत्ता पर किनका नियंत्रण होगा। और वहां पर बहुत लंबे समय तक एक तानाशाह ने शासन किया, इदी अमीन। उनके द्वारा बड़ी संख्या में एशियाई, उसमें भारतीय लोग भी शामिल थे, उनको युगांडा से निष्कासित किया गया। तो इदी अमीन और उसके बाद और जो लोग वहां पर सत्ता में आए उनको एक तरह से हटाकर एक एकीकृत और कह सकते हैं कि संगठित युगांडा की जो सरकार है वो 1986 में मुसेवेनी के द्वारा ही स्थापित की गई। और उनका जो राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन है वो प्रमुख रूप से गुरिल्ला युद्ध के द्वारा उसने युगांडा में एक स्थायी सरकार की स्थापना की। मुसेवेनी अगर लंबे समय से सत्ता पर वहां पर कब्जा उन्होंने कर रखा है तो उन्होंने सुधारों और स्थिरता का एक तरह से वादा किया, कुछ हद तक किया जरूर गया, लेकिन उन्होंने सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो विरोधी दल हैं या विरोधी जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया। तो इससे पूरे का पूरे युगांडा में एक तरह से जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो उतनी सबल नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं मुसेवेनी एक तानाशाह के रूप में धीरे धीरे युगांडा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्थिति आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम युगांडा के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो किसी तरह का गृह युद्ध या संघर्ष की स्थिति युगांडा में बन सकती है अगर इन चुनावों के परिणाम जो अनियमितताओं से भरे माने जा रहे हैं उनको लागू किया गया और मुसेवेनी राष्ट्रपति पद पर दोबारा पहुंचते हैं। मुसेवेनी को हम देखें तो पश्चिमी देशों का भी सहयोग मिला, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता पर अपना नियंत्रण 86 के बाद से मजबूती से स्थापित किया तो उन्होंने पश्चिमी देशों को एक तरह से वादा किया कि पूर्वी अफ्रीका के जो हिस्से हैं, जैसे अगर हम कीनिया की बात करें, सोमालिया की बात करें, इरिट्रिया, इथियोपिया, इन इलाकों में जो भी उग्रवाद की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है उसके खिलाफ युगांडा मजबूती से एक तरह से प्रतिरोध उसका करेगा। तो पश्चिमी देशों ने युगांडा का बहुत साथ दिया। मुसेवेनी को पश्चिमी देशों का समर्थन पूर्वी अफ्रीका के देशों में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए मिलता रहा है और ये एक बड़ा कारण रहा है कि लंबे समय तक वो युगांडा में सत्ता पे काबिज हैं और उनका नियंत्रण काफी मजबूत है। लेकिन वर्तमान स्थिति में उनकी अपनी स्थिति युगांडा में कमजोर दिख रही है, क्योंकि जो विरोधी एक तरह से नेता हैं वाइन, वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मुसेवेनी ने कई तरह के प्रयास किए। जैसे 2005 में देखें तो मुसेवेनी ने राष्ट्रपति पद की सीमा, यानी कितनी बार कोई युगांडा में राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें एक तरह से जो नियम था उसको बंद कर दिया और जो लिमिट थी उसको समाप्त कर दिया। यानी मुसेवेनी कितने बार भी युगांडा में राष्ट्रपति पद पर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ 2017 में युगांडा में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम सीमा आयु की 75 वर्ष है, इसको उन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि वर्तमान में मुसेवेनी 75 वर्ष से अधिक के हैं। तो ये समय सीमा उन्होंने 2017 में ही समाप्त कर दी। यानी युगांडा में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो 75 वर्ष की आयु सीमा है इसको 2017 में संविधान संशोधन के माध्यम से मुसेवेनी ने हटा दिया। तो ये ऐसे प्रयास थे जिसके माध्यम से मुसेवेनी की युगांडा में जो सत्ता है उसमें मजबूती से एक तरह से पकड़ स्थापित हुई। भविष्य में युगांडा में जो सत्ता मजबूती से रहेगी वो इस पर निर्भर करेगी कि गृह युद्ध की स्थिति न बने और पश्चिमी देशों, खासतौर से अमेरिका का समर्थन यहाँ पर और यूनाइटेड किंगडम का समर्थन अगर मुसेवेनी को मिलता है तो स्थितियां सुधर सकती हैं, अन्यथा गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। और मुसेवेनी को अगर हम जिम्बाब्वे में देखें, जैसे रॉबर्ट मुगाबे की बात करें या अन्य अफ्रीकी देशों में तानाशाहों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ है, वैसी स्थिति युगांडा में बनती हुई दिख रही है। और इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गृह युद्ध के माध्यम से मुसेवेनी को कहीं ना कहीं युगांडा की सत्ता से आने वाले समय में अपने आप को अलग करना पड़ सकता है। संपादकीय में एक आर्टिकल को और हम लेते हैं तो लॉन्ग शैडो ऑफ ट्रम्पिज्म। तो यहाँ पर जो बिडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर उन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन पिछले 4 वर्ष में डोनाल्ड ट्रंप का जो शासन रहा है उसका प्रभाव या उसकी छाया वो कहीं ना कहीं बिडेन प्रशासन के शुरुआती या आने वाले समय के जो निर्णय उन पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आर्टिकल के माध्यम से यही चर्चा की गई है कि भविष्य में ऐसा ना हो कि जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके प्रभाव को न्यूनतम करने में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करें, बजाय उसके कि अपनी नई नीतियों को लागू करने में। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है अमेरिका में, ऐसा एक तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से यही चर्चा की गई है कि जो बिडेन किस तरह से जो ट्रंप के निर्णय हैं उनसे अलग हटकर अमेरिका में नई नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 7 पर जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इस आर्टिकल को आप जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो बिडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। पहली बड़ी चुनौती ये है कि घरेलू स्तर पर जो ट्रंप समर्थक है उनको साथ में लाना, क्योंकि ध्यान रखें कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ी संख्या में मतदान में वोट प्राप्त हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरी तरह हारे हैं।
और कैपिटल हिल पर जिस तरह से उनके समर्थकों के द्वारा हमला किया गया, ये दिखाता है कि ट्रंप के साथ में अभी भी बड़े पैमाने पर अमरीकी लोगों का समर्थन है। तो वो समर्थन बिडेन को प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर प्रशासन को बहुत स्मूथली अमेरिका में चलाना चाहते हैं तो ट्रंप के समर्थक जो हैं उनका भी उनको कहीं ना कहीं समर्थन भविष्य में चाहिए। तो ये पहली सबसे बड़ी चुनौती है जो बिडेन के सामने। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या बिडेन के सामने है वह ईरान को लेकर है। ईरान को लेकर बिडेन के द्वारा हमेशा यह कहा गया है कि जो भी एक तरह से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो एक तरह से बराक ओबामा के समय में 2015 के पार्ट पर लागू किया गया था, जिससे अपने आप को अलग कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको एक तरह से बिडेन ने कहा है कि वो वापस ला सकते हैं। तो ईरान के साथ में जो नीतियां हैं उनको ओबामा के समय की नीतियों के रूप में फिर से वापस लाना, ये बिडेन के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो दिखाती है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हट सकती। यहाँ पर अगर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें या अरब इसराइल के बीच में जो समझौते हुए पिछले अगर हम 6-7 महीने में देखें, इसराइल का एक तरह से मोरक्को के साथ में जो समझौते की बात चल रही है, तो ये सारे समझौते कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि अरब इसराइल के बीच में एक तरह से जो समझौते की स्थिति है वो मजबूत हो रही है। और जब हम अरब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रमुख रूप से सऊदी अरब के नेतृत्व में जो सुन्नी देश हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, ईरान प्रमुख सिया देश है, तो सिया सुन्नी का जो एक तरह से अरब देशों में जो विवाद है वहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत दिखती है। किसके लिए ये मजबूत स्थिति दिख रही है? ज़्यादा एक तरह से सुन्नी समूह के लिए, यानी सऊदी अरब के नेतृत्व में जो देश हैं वो इसराइल के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसराइल चाहता ये है कि अरब देशों के साथ समझौते करके वो ईरान को कहीं ना कहीं मध्य पूर्व एशिया में अलग थलग कर दे। तो ये स्थिति उसने मजबूती से आगे बढ़ाई है। अगर ऐसा होता है कि ईरान की पुरानी नीति पर बिडेन जाते हैं तो इसराइल के साथ अमेरिका के जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। उसी के साथ साथ अरब इसराइल के जो संबंध है उन पर भी एक तरह से प्रभाव पड़ सकता है। तो ईरान की पुरानी नीति पर वापस जाना बिडेन के लिए बहुत आसान नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या आने वाले समय में जो बिडेन के सामने आने वाली है। जहाँ तक हम पेरिस जलवायु समझौते की बात करें तो इसमें एक तरह से बिडेन ने पहले ही घोषणा की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को जो अलग किया है तो अमेरिका इसमें वापसी करेगा। लेकिन ध्यान रखें, सीनेट में बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है बिडेन का, तो ये उनके लिए एक समस्या हो सकती है किस तरह से वो इस समझौते को वहाँ सीनेट में पारित करा सकते हैं। खासतौर पर WTO में अपीलीय जो संस्था है उसमें सदस्यों को नियुक्त करना, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों की जो नियुक्ति है उसको कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा रोक दिया गया था। तो ये स्थिति मजबूती से आगे बढ़ा पाना उतना आसान नहीं होगा अभी भी, क्योंकि WTO में गैर पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, खासतौर से भारत की बात करें, चीन की बात करें, तो ये जो प्रमुख देश है उनका प्रभाव बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका प्रमुख रूप से काम कर पाएगा WTO में, ये इतना आसान नहीं है। तो ये नए तरह के जो समीकरण आर्थिक रूप में बन रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम बहुपक्षीयता की बात करते हैं यानी मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं तो ये लगता बहुत आकर्षक है कि इस तरह का अगर स्थिति होगी तो दुनिया में कहीं ना कहीं एक स्थिरता बन सकती है। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो दुनिया का जो राजनीतिक वातावरण है उसमें परिवर्तन आया है। अब सभी देश अपने महत्व को एक तरह से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो बहुपक्षीयता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका बहुपक्षीयता को कैसे बढ़ावा देगा, ये बिडेन प्रशासन के लिए एक भविष्य की समस्या है। ट्रांस अटलांटिक अगर हम सहयोग की बात करें, देखिए ट्रांस अटलांटिक सहयोग का मतलब USA और साथ में जो यूरोप के देश हैं उनके बीच में जो सहयोग है वो मजबूत करना। लेकिन इस सहयोग की जो मजबूती है उसको एक आघात मिला है, क्योंकि यूरोपीय संघ के द्वारा चीन के साथ एक तरह से समझौता किया गया है। तो ये समझौता कहने के दिखाता है कि अमेरिका और चीन का जो विरोध है उसके बाद भी यूरोप ने अपने आप को चीन के साथ समझौते में आगे बढ़ाया है। तो ये अमेरिका और यूरोपीय देश के जो संबंध हैं यानी ट्रांस अटलांटिक जो सहयोग है उस पर कहने के प्रश्न चिन्ह भविष्य के लिए लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप के समय में अगर हम देखें तो चीन के साथ जो व्यापार युद्ध की स्थिति है वो बढ़ी हुई थी अमेरिका की, और ऐसी स्थिति में ट्रंप के समय में जो शुल्क है वो बड़े पैमाने पर चीन पर बढ़ाए गए। तो इन शुल्कों को अचानक घटा देना ये बिडेन के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि अमेरिका चीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, और ये स्थिति बिडेन कभी भी नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर भी बिडेन के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं है कि वो ट्रंप के किए गए निर्णयों को पूर्ण रूप से बदल सकें। अगले मुद्दे जो बिडेन को कहीं ना कहीं समस्याएं देंगे वो है ताइवान और तिब्बत का।
ताइवान के ऊपर अगर हम देखें तो अमेरिका ने हमेशा एक तरह से एक स्थिर अपना व्यवहार बनाकर रखा है, लेकिन उस व्यवहार को कहीं ना कहीं ट्रंप के द्वारा छोड़ा गया है और ताइवान के संबंध में अमेरिका सक्रियता से शामिल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ताइवान के सहयोग के लिए जो ट्रंप के समय काम किए गए उससे पीछे अमेरिका नहीं हट सकता है, क्योंकि अगर हटेगा तो फिर वही स्थिति है कि चीन के सामने एक तरह से झुकने की स्थिति होगी। तो वो भी ताइवान के साथ संबंधों में बिडेन मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए कहीं ना कहीं विवश है। तिब्बत के मुद्दे पर भी अब देखें तो अंतिम समय में अपने प्रशासन का जो अंतिम समय था वहां पर ट्रंप प्रशासन ने तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम 2020 जारी कर दिया और इसके माध्यम से तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास ये स्थापित करने की बात की गई और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए कहा गया जो यह सुनिश्चित करेगा कि जो अगले दलाई लामा हैं, क्योंकि जो वर्तमान दलाई लामा हैं वो कहाँ पर हैं, भारत में निर्वासित रूप में धर्मशाला में रहते हैं, तो अगले जो दलाई लामा होंगे तिब्बती लोगों के, वो तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोग चुनेंगे, न कि चीन के हस्तक्षेप से उसको चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं तिब्बत के मामले को लेकर चीन किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है वैश्विक स्तर पर। तो यहाँ पर ट्रंप के द्वारा ये जो अधिनियम लाया गया है इसके माध्यम से तिब्बत के जो भी अंदरूनी मामले हैं चीन के, उसमें अमेरिका ने खुलेआम एक तरह से दखल दिया है। तो ये जो अमेरिकी हस्तक्षेप है इससे भी बिडेन के लिए पीछे हटना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी हम चीन की मजबूती को अमेरिका के खिलाफ देखेंगे, क्योंकि इससे भी अमेरिका के खिलाफ चीन मजबूत दिखेगा। तो यहां पर भी बिडेन को कहीं ना कहीं तिब्बत के मामले पर जो ट्रंप का व्यवहार है उसके साथ में कुछ ना कुछ चलने की आवश्यकता भविष्य में रहेगी। अंतिम समय में ट्रंप के द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको आप चाल भी कह सकते हैं। तो जो उनकी गतिविधियां लास्ट के 2-3 महीने में रही हैं उससे उन्होंने आने वाले समय में बिडेन के लिए अपनी नीतियों को लागू करने के लिए बहुत गंभीर रूप से प्रतिबंध स्थापित कर दिए हैं। यानी बहुत ज़्यादा खुले होकर जो बिडेन के द्वारा अपनी नीतियां लागू की जा सकेंगी ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है। तो ट्रंप युग की जो नीतियां हैं उनके साथ वो जारी रह सकते हैं या चीन पर नरम होने के लिए राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना कर सकते हैं। उनके पास दो ही विकल्प हैं, अगर वो ट्रंप युग की नीतियां चलाते हैं तो जैसी स्थिति चल रही है वैसे ही चलेगी, अगर वो उससे अलग हटके जाते हैं, वो चाहे ईरान के मुद्दे की बात करें, ताइवान की बात करें, तिब्बत की बात करें, चीन पर जो एक तरह से व्यापार युद्ध के समय शुल्क लगाए गए वहां से पीछे हटते हैं तो ये चीन पर नरम होने की स्थिति होगी और ऐसी स्थिति में इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो बिडेन के खिलाफ जा सकती है। तो यहां पर चीन के लिए अगर वो कुछ नरमी दिखाते हैं तो उनके लिए बहुत मजबूती नहीं होगी उनके प्रशासन में। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो निर्णय हैं वो पूर्ण रूप से आने वाले समय में बिडेन की जो नीतियां हैं उनको एक तरह से प्रभावित करेंगे। किस तरह से बिडेन इससे हटते हैं और अपने निर्णय लेते हैं ये भविष्य में एक तरह से देखने वाली बात होगी। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप एक मेन सा क्वेश्चन लिखिएगा, जो बिडेन का कार्यकाल उनकी अपनी नीतियों को लागू करने से अधिक ट्रंप की नीतियों से अमेरिका को अलग करने में अधिक संबंधित होगा, विश्लेषण करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी ट्रंप की नीतियां रही हैं उनको पूर्ण रूप से बदलना आसान नहीं। ऐसा करने पर अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ इनके तुलना में कमजोर दिखेगा, जो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है। तो जो हमने डिस्कस किया उसी के रूप में अपने आंसर को यहाँ पर आप लिखेंगे और ये दिखाएंगे कि भविष्य में जो भी बिडेन की नीतियां होंगी उन पर कहीं ना कहीं ट्रंप काल की जो नीतियां हैं उसका एक प्रभाव परोक्ष रूप में जरूर दिखाई देगा। आगे हम अपनी प्रीलिम्स की न्यूज़ पर आते हैं और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण अगर समाचार है तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेने की, यानी जो बिडेन और कमला हैरिस। तो यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो शपथ की प्रक्रिया है उसके संबंध में हमने आपको यहाँ पर प्री का क्वेश्चन दिया है। निम्न कथनों पर विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति को शपथ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। देखिए, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात करें तो इसके संबंध में कोई सीधा तथ्य नहीं है। हैरिस की अगर हम वर्तमान शपथ की बात करें तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो कई बार जो उपराष्ट्रपति एक तरह से सत्ता से हट रहे होते हैं उनके द्वारा नए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई है। तो यहाँ पर यह कहना कि केवल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा तो ये बिल्कुल सही नहीं है। वर्तमान स्थिति में कमला हैरिस को जो शपथ दिलाई गई है वो जरूर सही है, लेकिन इसके पहले उपराष्ट्रपतियों के द्वारा भी जो नए उपराष्ट्रपति आ रहे होते हैं उनको शपथ दिलाई गई है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत। आंसर है केवल एक सत्य है। दूसरा देखें, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस आधार रिव्यू पिटीशन। तो
यहाँ पर आधार के संबंध में जो रिव्यू करने का एक पिटीशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया है। आधार के संबंध में यूपीएससी 2020 में जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डाटा को 3 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। बेसिकली 3 महीने नहीं है, ये 6 महीने का पार्ट है, तो 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा, आधार पर डाटा साझा करने के लिए राज्य निजी निगमों के साथ किसी भी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आधार जो एक्ट का सेक्शन 57 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्या है, कैंसिल कर दिया था, जिसमें प्राइवेट कंपनियों के साथ आधार का डाटा शेयर करने की बात थी, तो अब नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जिसमें सेक्शन 57 को हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई बीमा का प्रोजेक्ट है, कोई बैंकिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए आधार अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ जो कहा गया है कि अनिवार्य है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, भारत के समेकित कोष से लाभ पाने के लिए आधार अनिवार्य है। यानी समेकित निधि से अगर किसी तरह की योजना है, उसमें कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका आधार होना अनिवार्य है। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड और फोर्थ सही है, तो आंसर आपका बी है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट पार्ट पर हम देखें तो यहाँ पर नीति आयोग की तरफ से इनोवेशन जो इंडेक्स है उसको जारी किया गया है। तो ये जो इंडेक्स है इसको देखें तो ये भारत में नवाचार के संबंध में एक तरह से अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जो प्रयास होते हैं उनको एक तरह से यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरह से नवाचार राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो पहला स्थान कर्नाटक को मिला है, और उसके बाद की स्थिति में देखें तो महाराष्ट्र और बाद में तमिलनाडु है। ये दूसरा इनोवेशन इंडेक्स है, 2020 के लिए जारी किया गया है 2021 में। इसमें कर्नाटक पहले पर, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। तो ये 5 सर्वोच्च राज्य है जहां पर नवाचार सबसे ज्यादा है। इस इंडेक्स की बात करें तो इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तरीके पर ही विकसित किया गया है। सबसे निचले स्थान पर देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य हैं। इस इंडेक्स का उद्देश्य यही है कि इनोवेशन या नवाचार है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। नवाचार के लिए जो भी एक तरह से समस्याएं राज्यों में हैं या जो मजबूतियां, जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं, उनको एक तरह से वरीयता दी जाए। तो ये प्रमुख रूप से इस इंडेक्स का एक तरह से उद्देश्य है। इस इंडेक्स को जारी करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों का एक समूह बनाया गया है, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का समूह है, 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह बनाया गया है। तो 3 कैटेगरी, 17 प्रमुख राज्य, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, 9 शहरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। तो ये एक तरह से 3 कैटेगरी यहाँ पर बटी हुई है। सूचकांक में निम्नलिखित 3 कार्य करने का लक्ष्य है। तो 3 एक तरह से यहाँ पर इस इंडेक्स में एक तरह से जो तथ्य हैं वो देखे जाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो रैंकिंग है वो उनके सूचकांक में जो उनको अंक मिलते हैं उसके आधार पर, यानी नवाचार को लेकर वो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, अवसरों और चुनौतियों की पहचानना, यानी नवाचार के लिए क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह के अवसर हैं, वो एक तरह से इस सूचकांक के माध्यम से पहचाने जाते हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को पूरा करने में सहायता करता है, यानी नवाचार को लेकर जो समस्याएं हैं वो सरकार को पता चलती हैं और राज्यों को एक तरह से इसे दूर करने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। भारत जैसे अगर हम बड़े देश की बात करें तो यहाँ पर अब जब नीति निर्माण की बात कर रहे हैं नवाचार के लिए, तो क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर आपको ये पता होनी चाहिए कि स्थितियां कैसी हैं, तभी एक तरह से आप नवाचार के बारे में कुछ सुधार कर सकते हैं। इसी सूचकांक के आधार पर राज्य विशेष को जो भी विशिष्ट संसाधन और शक्तियों के आधार पर अपनी स्वयं की नीति तैयार करने की एक आवश्यकता होती है, और इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस तरीके से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश काम करेंगे, वो भी इस सूचकांक के माध्यम से सूचना उनको मिलती है। सूचकांक नवाचारों को मापने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण जैसे कि प्रति मिलियन जनसंख्या पर पेटेंट, वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन, अनुसंधान पर जीडीपी खर्च प्रतिशत, इस तरह के जो स्तर है उनको नहीं लेता है। तो प्रमुख रूप से नवाचार को मापने के लिए जो हर जगह पैमाने यूज किए जाते हैं उनसे अलग हमारे यहाँ कुछ विशेष मापदंड भी लिए जाते हैं, जैसे जनसांख्यिकी लाभांश। तो पॉपुलेशन डिविडेंड का हमें लाभ किस तरह से मिल सकता है नवाचार के माध्यम से, वो यहाँ पर शामिल है। इस सूचकांक को और ज़्यादा समग्र, हॉलिस्टिक बनाने के लिए हमने सामान्य रूप से जो भी तथ्य दुनिया में अलग अलग नवाचार के सूचकांक में लिए जाते हैं उससे अलग भी कुछ मानदंडों को लिया है, जैसे जनसांख्यिकी लाभांश।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो दो आयाम लिए जाते हैं, यानी वो राज्य जो एनेबलर्स हैं और जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो इसके आधार पर दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। जब हम एनेबलर्स की बात करते हैं तो इनकी नई क्षमताओं की जांच की जाती है, जैसे मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान श्रमिक, यानी ऐसे लोग जो नॉलेज के आधार पर एक अपना जो श्रम है वो देना चाहते हैं, व्यावसायिक, पर्यावरण और सुरक्षा और कानूनी वातावरण। तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए किस तरह का माहौल है कि नवाचार को आगे बढ़ाया जा सके, ऐसे राज्यों के लिए एनेबलर्स की स्थिति बताई जाती है। दूसरा देखें परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर इनपुट का लाभ देखा जाता है, यानी जो ज्ञान है उससे किस तरह का आउटपुट मिल रहा है और ज्ञान के आधार पर किस तरह का प्रसार है ज्ञान का वो हो पा रहा है। यानी नवाचार के माध्यम से अगर आप ज्ञान को और ज़्यादा विस्तारित कर पा रहे हैं तो ये एक तरह से परफॉर्मेंस के स्तर पर गिना जाएगा। तो दो कैटेगरी में राज्य एक तरह से डिवाइड है, एनेबलर्स और परफॉर्मेंस। इसी आधार पर हम नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है, नवाचार सूचकांक, उसके संबंध में प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 नवाचार में समर्थन के उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करना चाहता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सूचकांक के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों और 9 शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, हिमाचल प्रदेश को 2020 इंडेक्स में सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। अभी हमने देखा कर्नाटक को सबसे ज्यादा इनोवेटिव नवाचार में पहली रैंक का राज्य का दर्जा दिया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2, आंसर आपका ए। अगले प्री के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, कोविन ऐप की अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से एक ऑनलाइन माध्यम से नियंत्रित करने का एक प्रयास किया गया है। खासतौर पर अगर हम कोविड-19 का एक तरह से बात करें तो ये जो कोविन ऐप है ये भारत में वैक्सीनेशन के लिए इवन एक तरह से जो प्रक्रिया चल रही थी ऑनलाइन, उसी का एक तरह से सुधरा हुआ एक नया रूप है कोविन। पहले हम कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यह कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह वैक्सीन डाटा रिकॉर्ड करने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप है जो विभिन्न मॉड्यूल वाले लाभार्थी प्रबंधन मंच के रूप में काम कर रहा है। यानी जो भी इस तरह के वैक्सीन में जाने वाले हैं कोविड-19 में, उनके संबंध में इंफॉर्मेशन इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा की जाएगी और लोग इसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाएं देंगे भी। एप्लीकेशन में प्रशासक, पंजीकरण, टीकाकरण, लाभार्थी स्वीकृति और रिपोर्ट के लिए अलग अलग मॉड्यूल होंगे। प्रशासक मॉड्यूल उन प्रशासकों के लिए है जो इन टीकाकरण सत्रों का संचालन करेंगे। तो जो हम प्रशासक मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, जो इसको सत्र को संचालित करेंगे टीकाकरण का कोविड-19 का, उनके लिए है। पंजीकरण मॉड्यूल लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकृत करने के लिए है। टीकाकरण मॉड्यूल लाभार्थी विवरण को सत्यापित करेगा और टीकाकरण की स्थिति को अद्यतन करेगा, यानी इसको अपडेट करेगा। लाभार्थी स्वीकृति मॉड्यूल लाभार्थियों को एसएमएस भेजेगा और एक टीकाकरण के बाद क्यूआर के आधारित पर एक प्रमाण पत्र भी तैयार करेगा, यानी क्यूआर को स्कैन करके आगे चलकर जो भी वैक्सीन ले रहा है उसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जहां तक यहां पर हम रिपोर्ट मॉड्यूल की बात करें तो रिपोर्ट तैयार करेगा, कितने टीके सत्र आयोजित किए गए, उनमें से कितने लोगों ने भाग लिया और कितने लोग बाहर हो गए। तो ये अलग अलग मॉड्यूल हैं जो कोविन ऐप में एक तरह से चलेंगे। कोविन मंच का उपयोग मुख्य सर्वर में भंडारण सुविधाओं के वास्तविक समय के विवरण भेजने के लिए भी किया जाएगा। यानी एक तरह से जो भी मुख्य सर्वर की सूचनाएं हैं वो जब हम बात करते हैं वैक्सीन का जो स्टोरेज है उसके संबंध में सूचनाओं को भी ये आगे बढ़ाएगा। कोविन के संबंध में यहाँ पर हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। कोविन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोविन अनिवार्य रूप से ई-विन का विस्तार है। सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक क्लाउड आधारित आईटी समाधान है। तो दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये भी आपका सही है। लाभार्थी अभिस्वीकृति मॉड्यूल व्यक्ति को टीका लगने के बाद क्यूआर आधारित प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। अभी हमने देखा कि लाभार्थी स्वीकृति मॉड्यूल में क्या है, क्यूआर पर आधारित एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा अगर आपका कोविड-19 का टीकाकरण होता है। तो यहां पर आप देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेड यूनियंस टू राइट टू आईएलओ, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है वहां पर 10 भारत में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, केंद्रीय जो श्रम संगठन है, वो एक तरह से अपील करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि भारत में जो नई श्रम संहिताएं लाई गई हैं वो श्रमिकों के लिए बहुत लाभकारी नहीं है। यहाँ पर एक संगठन के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सूचना आपको दे रहे हैं और उसी के संबंध में हमारा प्री की न्यूज भी है।
अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। इसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत से स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। तो ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले ही यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक तरह से यह स्थापित हो गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ आप देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले की संस्था है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। इसमें 187 देश सदस्य हैं और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। आईएलओ की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा श्रम मानकों में प्रमुख रूप से स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के बारे में जो मानक है वो स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि सभी को सुलभ, उत्पादक और टिकाऊ कार्य वो सुनिश्चित किया जा सके। ध्यान रखें कि इसमें अलग अलग 189 जो भी कन्वेंशन या संधियां हैं यानी ट्रीटी हैं वो स्थापित है। कितनी? 189। जबकि प्रमुख रूप से यानी मौलिक जो फंडामेंटल इसमें ट्रीटी है वो कितनी है? 8 मौलिक संधियां जिसके माध्यम से श्रम कानूनों को वैश्विक आधार पर श्रमिकों के लाभ के लिए लागू किया जाता है। इसी के साथ साथ इस संगठन का काम संघ की स्वतंत्रता यानी जो भी श्रम संगठन है वो स्वतंत्र रूप में काम कर सकें। जो भी एक तरह से सामूहिक सौदेबाजी है उसके अधिकार यानी कलेक्टिव रूप में जो श्रमिक हैं वो अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकें। जबरन या अनिवार्य रूप से जो श्रम है उसको कार्य कराने की जो स्थिति है उसको रोका जाए, जिसे हम बॉन्डेड लेबर या एक तरह से फोर्स लेबर की बात करते हैं। तो जो भी एक तरह से एक जबरदस्ती किसी से श्रम कराने की बात है उस तरह की स्थितियों को समाप्त करने के लिए भी ये संगठन काम करता है। बाल श्रम को रोकना, इसके साथ साथ रोजगार और व्यवसाय के संबंध में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए एक तरह से इस संगठन के द्वारा प्रभावी रूप से वैश्विक मंच पर कार्य किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 3 स्तर पर काम करता है। पहला सरकारों के साथ, दूसरा नियोक्ताओं यानी जो कंपनियां जो श्रमिकों को रोजगार देती हैं, और तीसरा श्रमिक। तो 3 स्तर पर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रतिनिधियों से चर्चा की जाती है और उनके जो भी शिकायतें हैं, सुझाव हैं, उनके आधार पर कुछ मानक एक तरह से वैश्विक स्तर पर बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो कार्य है उनको मान्यता देते हुए 1969 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से भी एक तरह से सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पूर्व किया गया। तो ध्यान रखें ये 1919 में गठन है, यानी दूसरे विश्व युद्ध के पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले ये गठित किया जा चुका था। तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसकी 8 संधियां मौलिक संधि मानी जाती हैं जो श्रम अधिकारों के संरक्षण से प्रमुख रूप से संबंधित है। अभी हमने देखा था कुल कितनी है 189, लेकिन प्रमुख रूप से कितनी है 8। तो ये 8 मौलिक संधियां हैं जो श्रम कानूनों के संबंध में वैश्विक स्तर पर एक संरक्षण प्रदान करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। तो ये हमारा 21 जनवरी 2021 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले समय में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।